तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हम मैथ्स के करवा चुके हैं, लगभग 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करवा चुके हैं, 2 प्रैक्टिस सेट साइंस के करवा चुके हैं और 2 ही प्रैक्टिस सेट हम जीके जीएस के करवा चुके हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको देख लेने हैं क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी एप्टेक के द्वारा लेटेस्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को ही हम करवाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है इसमें एप्टेक कंपनी जो रिसेंट में एग्जाम कराए हैं, जैसे कि अभी जस्ट एग्जाम हुआ है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का भी फरवरी में ही एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है ना। तो इसके प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद में एमपीएसआई प्री 2026 में जो इंग्लिश पूछी गई थी उसके प्रश्नों को कवर करेंगे और जो पहला एग्जाम था एप्टेक कंपनी का एमपी ग्रुप 4 उस एग्जाम में पहली बार जो इंग्लिश आई थी उसके प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो सारे के सारे प्रश्न एप्टेक कंपनी ईएसबी की जो नई कंपनी है उसके ही देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस हम अपने सभी प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं। मैथ्स वाला प्रैक्टिस सेट देख लेना, कल ही हमने मैथ का और हिंदी का दोनों प्रैक्टिस सेट कल अपलोड किए हैं, वो भी जाकर आपको देख लेना है। चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिप्टी जेलर एग्जाम के नाम से, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। टारगेट हमारा 20/20 का है, 20 में से 20 प्रश्न इंग्लिश में आपको सॉल्व करने हैं और 20 में से 20 नंबर आपको लेकर के आने हैं। अब वो नंबर कैसे लेकर के आएंगे वो आप इस प्रैक्टिस सेट की मदद से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से एमपीएसआई का एग्जाम हो या फिर आपका एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हो या एमपी एएसआई का एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपको उन एग्जाम्स में देखने को मिले जिसका फायदा सीधे सीधे स्टूडेंट्स को हुआ है। और जो लोग हमारे एमपी पुलिस के ग्रुप से जुड़े हुए थे आप कमेंट्री पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं, किसी के 85 नंबर, किसी के 81 नंबर, किसी के 87 नंबर इस तरह से आए हैं और अपना अपना स्कोर भी उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए तो आप अभी ले सकते हैं हैप्पी होली ऑफर में शुक्ला सर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, ठीक है। अब ये जितने भी नोट्स हैं ये एप्टेक कंपनी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसमें क्या क्या मिलेगा तो जीके जीएस एमपीजी के साइंस हिंदी इंग्लिश मैथ और अगर आप चाहेंगे तो आपको रीजनिंग भी दे दी जाएगी। मात्र 189 रुपए में ये कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको डिप्टी जेलर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ वहां पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो है वो एमपीएसआई 2026 का है जो अभी एग्जाम हुआ था, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, सभी नियम का पालन कर रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो इंग्लिश थोड़ा अच्छे लेवल का पूछता है एप्टेक, तो उसी लेवल की आपको तैयारी भी करनी है ना। हम डिप्टी जेलर लेवल की तैयारी कराएंगे, इस लेवल की तैयारी करने के बाद में आपकी जेल प्रहरी वन रक्षक का अपने आप ही तैयारी हो जाएगी। चलिए देखिए कह रहा है कि इफ ही वुड हैव वर्क हार्ड ही वुड हैव पास, यानी कि यहां पर ये देखने को मिल रहा है चारों जो आप ऑप्शन देखेंगे तो इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3 है, यानी कि जो इफ वाला नियम होता है उसको यहां पर फॉलो किया जा रहा है। अब इस नियम के बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है जो इफ से शुरू होता है तो इफ के साथ में हमेशा हैड प्लस V3 आना चाहिए। पहले वाले में हैड प्लस V3 यानी कि हेड लगा होना चाहिए, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहनी चाहिए पहले वाले क्लोज में। और जो सेकंड क्लोज होता है कॉमा के बाद वाला उसमें आपको वुड हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहनी चाहिए। अब चलो देख लेते हैं कहां कहां पर ये नियम फॉलो कर रहा है। पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं तो भाई पहले में भी वुड हैव लगा दिया, दूसरे में वुड हैव लगा दिए तो गलत हो गया, पहला वाला हट गया। दूसरा छोड़िए, अभी तीसरा देखते हैं। यहां पर आपको हैड ही नहीं लगा है पहले वाले में तो ये तो अपने आप ही हट गया। डी देखते हैं, इफ ही हैज लगा दिया है, हैज नहीं हैड लगता है इफ के साथ में तो ये भी खत्म।
फाइनली हमारा बचा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जो सभी नियम को फॉलो कर रहा है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यानी कि इफ के साथ में हैड भी लगा है, वर्कड भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं। ही वुड हैव पास, यानी ये भी बिल्कुल सही है। वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी यही हमारा नियम को फॉलो कर रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए उस नियम के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये रहा वो नियम, देखिए। तो यह थर्ड कंडीशनल वाक्य है जहां पर इफ वाले हिस्से में हैड प्लस भी3 का यूज किया जाता है, और दूसरे वाला जो क्लोज होता है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है, उसमें वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस पर पूछा गया है। सर ये नियम कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए जो आप नोट्स लेंगे तो इंग्लिश की एक बेहतरीन नोट्स आपको दी जाएगी, जहां पर जो सॉल्यूशन होंगे वो हिंदी भाषा में लिखे रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश का रहता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश वाले नहीं थोड़ा सा ध्यान दे पाते हैं, नहीं समझ में आती है, इसलिए हमने वहाँ पर नियम को हिंदी में लिखवाया है, और जो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सब इंग्लिश में है ना। तो वो भी नोट्स आप आराम से पढ़ लेंगे तो ये सारे नियम आपके मतलब एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ गया पहला वाला, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये आपका एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 के एग्जाम में पूछा गया है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम अभी लेटेस्ट में हुआ है, ठीक है। तो डिप्टी जनरल लेवल का ये प्रश्न है। देखिए फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो ब्लैंक दिया गया है इसको आपको फिल करना है। हार्डली डैश द रूम व्हेन द फोन रैंग, यानी कि वो जैसे ही रूम में घुसा, जैसे ही रूम में पहुंचा, वैसे ही फोन बजने लगा। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो रहा है कि इंटर्ड ही आएगा, क्योंकि रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इंटर्ड कहां पर लगा है। तो ये सभी सेंटेंस में इंटर्ड लगा हुआ, यानी कि ये तो सारे के सारे सही हो गए। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको कहीं पर भी हार्डली या फिर स्कैर्सली देखने को मिल जाए, तो हार्डली और स्कैर्सली के साथ में हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा हार्डली लिखा हो या फिर स्कैर्सली लिखा हो और इससे वाक्य शुरू हो रहा हो, तो इसके बाद में हमेशा हैड आएगा, ध्यान रखना। और एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आपको हैड देखने को मिल रहा है। तो हार्डली हैड ही इंटर्ड द रूम, जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा था या फिर मुश्किल से अपने रूम में पहुंचा था, व्हेन द फोन रैंग, यानी कि तुरंत ही जो फोन है वो बजने लगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, हार्डली स्कैर्सली के साथ में हैड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ में हमेशा व्हेन भी देखने को मिलता है, यानी हार्डली और स्कैर्सली के साथ में व्हेन भी आपको लगा मिलेगा। आज आपसे यहां पर सहायक क्रिया वाला ब्लैंक कर दिया है, हो सकता है अगले प्रश्न में आपसे व्हेन वाला ब्लैंक कर दें, तो ध्यान रखना हार्डली स्कैर्सली के साथ में व्हेन और हैड का प्रयोग करते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हैं। जब वाक्य हार्डली या स्कैर्सली से शुरू होता है तो इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी कि हैड प्लस भी3 होगा का नियम लागू होता है, और इसके साथ में व्हेन जोड़ा जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, एमपीएसआई 2026 में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, छोटा कर दे, ये देखिए कह रहा है कि इट इज हाई टाइम यू डैश टू स्टडी सीरियसली, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, अब आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ने की आवश्यकता है। ये आपके लिए भी बोला गया है, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम बचा हुआ है ना। मुश्किल से आपके पास में 35 दिन या फिर 34 दिन ही बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता है। देखिए तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लगेगा, स्टार्ट लगेगा, स्टार्टेड लगेगा, विल स्टार्ट लगेगा या फिर हैव स्टार्टेड लगेगा। तो ये एक नियम है जो इंग्लिश में दिया गया है कि इट इज हाई टाइम जो होता है, तो इट इज हाई टाइम के साथ में हमेशा स्टार्टेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो तुम्हारा समय है वो शुरू हो चुका है मेरे भाई, यानी कि वो समय जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो शुरू हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके साथ में हमेशा हमेशा स्टार्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं भी आपको इट इज हाई टाइम लिखा मिल जाए, तुरंत ध्यान रखना कि इसके साथ में हमेशा सेकेंड फॉर्म यानी कि स्टार्टेड ही आएगा। देखिए इट इज हाई टाइम या फिर इट इज हाई टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आए तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज में लाई जाती है, यानी कि स्टार्टेड आपको देखना पड़ेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर इट इज हाई टाइम या फिर इट्स हाई टाइम के साथ में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। ग्रेजुएशन लेवल में यही अंतर होता है। यहाँ पर जो एक्टिव पैसिव है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ करके दोनों में आपको एक्टिव पैसिव पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही लेटेस्ट प्रश्न है, पुराने प्रश्नों के जमाने अब गए। ये आपका एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 वाले एग्जाम में पूछा गया, ग्रेजुएशन लेवल वाले में। क्या कह रहे हैं चलिए देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि ये एक्टिव में दिया गया है, पैसिव में आपको चेंज करना है। अभी आपको इसकी पहचान बता देते हैं, कैसे ही आप इसको
इसको ऑप्शन के थ्रू देखते ही उड़ा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैव ब्राइब द विटनेस, यानी कि जज को यह आशंका है कि किसी ने जो विटनेस है उस विटनेस को ब्राइब दी है, यानी कि कह सकते हैं कि मतलब ब्राइब को क्या कहते हैं, ब्राइब मतलब होता है, अरे दिमाग से निकल रहा, घूस, ठीक है ना, किसी ने इसको घूस दी है। अब चलिए देखते हैं। देखो पहली बात इसको पता करो कि क्या है ये। तो यहाँ पर दिख रहा है सस्पेक्टेड जो है ना, ये तो सेकंड फॉर्म है सर, और ये तो सर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट हमेशा की हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यानी कि वाज वर हमेशा लगा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से में वाज वर लगा हुआ है। तो पहले में तो वाज लगा, ये हो सकता है। दूसरे में देखिए हैड बीन लिखा हुआ है, आगे बढ़ लेते हैं। हैड बीन भी अभी बताएंगे हैड बीन क्यों लगना चाहिए। तो केवल एक है जो वाज की वजह से हट रहा है, वो है ये कि ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। जज के साथ में यहाँ पर वाज नहीं लगा है, यानी एक आपका वाज की वजह से हट गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला। अगला कह रहा है समवन हैड ब्राइब द विटनेस। हमको पता है भाई हैड जो है वो आगे चल करके हैड बीन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जब पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन में चेंज हो जाता है। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस देखना है जहां पर वाज भी लगा हो, ठीक है, और हैड बीन भी लगा हो। ऐसा सेंटेंस कौन सा है, आइए देख लेते हैं। देखो इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, यहां पर देखो वाज लगा हुआ है, हाँ सर, हैड बीन लगा हुआ है, हाँ सर, इसके चांसेस है। अगला देखिए यहां पर हैड बीन लगा हुआ है, पहले लगा दिया है, तो पहले तो हैड बीन लगेगा नहीं, ठीक है ना, वाज भले ही लगा लेकिन पहले हैड बीन नहीं लगेगा। आगे यहाँ पर वाज लगा हुआ है, यहाँ पर हैव बीन कर दिया तो ये भी कट गया, ये ऑलरेडी काट चुके थे। दो ऑप्शन बचे, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब। तो हैड बीन किसके साथ में लगेगा, विटनेस के साथ में लगेगा, ये इस वाले सेंटेंस के साथ में लगेगा, ब्राइब वाले, मतलब कि विटनेस को किसी ने घूस दी है तो ब्राइब वाले के साथ में हैड बीन लगेगा। और हमको दिखाई दे रहा है कि ब्राइब वाले के साथ में हैड बीन केवल पहले वाले यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है, बाकी कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर दो क्लोज दिए गए हैं। मुख्य भाग को इट वाज सस्पेक्टेड में बदला गया है, दूसरे भाग को हैड बीन ब्राइब में बदला गया है, ठीक है ना। तो हैड बीन ब्राइब जो है वो दूसरे भाग में आएगा और पहले भाग में इट वाज सस्पेक्टेड आएगा, यानी कि वाज पहले आएगा और हैड बीन बाद में आएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो कह रहा है कि इट इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, कि यह उदासीन का देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज इनडिफरेंट मतलब ही इज इनडिफरेंट, यानी कि वो जो व्यक्ति है ना वो हमेशा उदासीन है किसके प्रति, चाहे तुम उसकी बड़ाई कर दो चाहे तुम उसकी बुराई कर दो, वो उदासीन रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फॉर आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, अबाउट आएगा। तो ये स्पेशल प्रीपोजिशन का रूल है कि इनडिफरेंट यानी कि उदासीन के साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इट इज इनडिफरेंट टू प्रेज एंड वार्म, यानी कि चाहे उसकी बड़ाई कर लो चाहे उसकी बुराई कर लो, वो हमेशा उनके प्रति उदासीन रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन में इनडिफरेंट यानी उदासीन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम आपसे कह रहे हैं कि देखो एबटेक जो है वो अच्छी लेवल की इंग्लिश पूछता है, उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। हल्के फुल्के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस मत कीजिए, भाई मॉडल कर लो, आर्टिकल्स कर लो, और आर्टिकल में भी बहुत सिंपल कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी एक्टिव पैसिव पूछा गया आपसे, ये सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में पूछा गया था, तो एक्टिव पैसिव दो सेंटेंस में एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आपसे पूछा गया है ना। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको कठिन भले लगे, बस इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और जब आप नोट्स ले लेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो एग्जाम टाइम पर रिवीजन में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। देखिए अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरिए। द फर्नीचर इन दिस रूम डैश मेड ऑफ टीक वुड, यानी कि इस रूम में जो फर्नीचर रखा गया है वो सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। अब बताइए यहाँ पर हम सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, आर करेंगे, वर्ब करेंगे, हैव बीन या फिर इज। तो देखो जो फर्नीचर होता है ना, ये आपको देखने में तो प्लूरल लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि इसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिंगुलर कौन सी आपको दिखाई दे रही है, ये तो प्लूरल हो गई, ये भी प्लूरल हो गई और ये भी प्लूरल हो गई। एकमात्र सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो कि है इज। तो ये हो जाएगा आपका द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टीक वुड, यानी कि इस रूम में जो फर्नीचर रखा हुआ है वो सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। टीक वुड का मतलब होता है सागौन की लकड़ी, ठीक है मेरे भाई।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जिससे कि हमारा उत्साह भी बना रहे और आपके लिए हम इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। ये रहा यहाँ का सॉल्यूशन। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको ढांक देते हैं। देखिए कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन टैग बताइए, इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा। लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग में आप क्या प्रयोग करेंगे, ये आपका अभी पूछा गया है 2026 का। डोंट भी करेंगे, शैल भी करेंगे, विल भी करेंगे या फिर कैन भी करेंगे। तो ये भी एक नियम है क्वेश्चन टैग का, आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेट्स लगा हो तो लेट्स का अर्थ होता है कि हम सब, ठीक है ना, हम सब। और हम सब का मतलब होता है कि ये विल हो जाए, वी हो जाएगा। तो इसमें एक अलग से नियम है कि लेट्स अगर लगा हुआ है तो इसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हैं। तो ये डोंट वाला तो अपने आप ही हट जाएगा। और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर लेट्स के साथ में शैल वी का यूज किया जाता है। कहीं पर भी आपको लेट्स से स्टार्ट मिल जाए, उसके साथ में आंख बंद करके शैल वी वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नियम क्या कहता है, लेट या फिर लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी ही होता है, और ये हमेशा होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। बस आपको नियम ध्यान रखना है, लेट्स से शुरुआत हो रहा हो, शैल भी लगा दो आंख बंद करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी बीमारी से उबर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको हम कन्वलसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वलसेंट कहते हैं। देखो तो बीमारी के बाद में धीरे धीरे ठीक होने वाले व्यक्ति को कन्वलसेंट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, ये भी आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम जो हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए तो ये आपका एमपीएसआई प्री 2026 से पूछा गया है, बहुत सिंपल वाला नियम है। क्या कह रहे हैं, देखिए नो सूनर, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नो सूनर डैश द सन राइज देन द फॉग डिसअपीयर्ड, जैसे ही सूरज आया वैसे ही कोहरा छट गया। अब यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना है, इसके भी दो नियम होते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो इसके साथ में डिड का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो उसके साथ में हमेशा हैड का प्रयोग करेंगे। दोनों नियम ध्यान रखना। तो पहला नियम फॉलो कर रहा है, राइज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। नो सूनर डिड द सनराइज, जैसे ही सूरज निकला, देन द फॉग डिसअपीयर्ड, जो कोहरा था वो अपने आप छट गया। ये पहला नियम हो गया। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ में हमेशा और हमेशा देन का प्रयोग किया जाएगा, और वो कौन सा देन होगा, THAN वाला देन होगा। कहीं गलती से THEN वाला मत लगा देना, THAN वाला देन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शी बिहेव्स एज इफ शी डैश द बॉस ऑफ कंपनी, यानी वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो इस कंपनी की बॉस हो, ठीक है। अब बॉस है तो नहीं, लेकिन वो बिहेव कर रही थी। तो आपको हमने कई बार बताया है, जब भी जो चीज है नहीं, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी तरह बिहेव कर रहे हो या फिर उसकी तरह सोच रहे हो या कह रहे हो काश मैं इस कंपनी का बॉस होता, काश मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ रहा होता, यानी अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। चाहे वहां पर प्लूरल हो, चाहे वहां पर सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा वर्ब का यूज किया जाएगा अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए, ठीक है। तो सी आपका सही हो जाएगा। एज इफ, यानी कि एज इफ लगा हो काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है, जहां पर सब्जेक्टिव मूड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कहीं पर भी आपको एज इफ लगा मिल जाए, यानी कि वो ऐसा सोच रहा है। देखो कह नहीं रही है कि सी बिहेव एज इफ, वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि वो इस कंपनी की बॉस हो, यानी बॉस है तो नहीं लेकिन बिहेव कर रही है, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर। एरर का पता लगाइए, इसमें एमपीएसआई में पूछा गया है। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश हैव प्लेड देयर बेस्ट, यानी कि इनमें से सभी प्लेयर्स में से सब ने अपना अपना बेस्ट दिया, यानी कि अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया। कहां पर एरर है, कॉमन एरर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्या एरर है, तो यहां पर है जो हैव ना होकर के यहां पर हैज होगा। ऐसा क्यों होगा,
तो ध्यान रखना, ईच ऑफ के साथ में जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो तो प्लूरल आती है, यानी कि बहुवचन आती है, लेकिन ध्यान रखना जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, ईच ऑफ के साथ में नाउन बहुवचन और जो संज्ञा सॉरी जो सहायक क्रिया होगी या फिर जो क्रिया होगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर हैज प्लेड हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर हैज प्लेड देयर बेस्ट, यानी कि सब लोगों ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। चलिए 12 नंबर देखते हैं, एमपी ग्रुप 4 2025 जो पहला एग्जाम था नई कंपनी एमपीएसबी एप्टेक का। कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी एक्यूरेंस, OCURRENCE। यहाँ पर ध्यान रखना है कि C भी डबल होती है, R भी डबल होता है, यहीं पर गड़बड़ करेंगे। ठीक है ना, देखो तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे में क्या किया है, CURRENCE, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या किया है ये देख लीजिए, RENCE, ये एक जैसा लग रहा है क्या, देखिए OCCURRENCE एक जैसा कर दिया है ना। खैर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग ये होती है जो कि यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, चलिए तो डबल सी होता है और डबल आर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के द्वारा इस ब्लैंक को फिल करना है। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट संडे, मैंने उसको लास्ट संडे से नहीं देखा है। सिंस फॉर आप जानते हैं जब भी यहाँ पर लास्ट संडे लास्ट सैटरडे दिया गया हो तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि भाई लास्ट संडे एक टाइम दे रखा है जो बिल्कुल कन्फर्म है कि हाँ इस दिन हमने इसको नहीं देखा था, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। ऐसे दिन जिसके बारे में हमको पता नहीं हो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा दिन ऐसा समय जिसके बारे में हमको बिल्कुल कंफर्म है वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय जैसे कि लास्ट संडे के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, डायरेक्ट में बदलना है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर कोई चीज पूछी जा रही हो तो यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन से ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, तो डी ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, तो ये तो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वेयर आर यू गोइंग जो है वो चेंज हो जाएगा वेयर आई वाज गोइंग में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो चीज़ दी गई हो वो आगे चल करके पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होती है, किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर एम गोइंग लगा है, इस वजह से ये एम गोइंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर टोल्ड लगा हुआ, आस्क लगना चाहिए था, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा गया हो तो क्वेश्चन जो मतलब कि आपका इंटरोगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव को चेंज कर देते हैं। कभी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को इंटरोगेटिव में नहीं बनाते हैं। अगर इनडायरेक्ट दिया गया है तो इसका जो वो डायरेक्ट बनेगा वो हमेशा सिंपल में बनेगा। ठीक है, अब सिंपल में हम जानते हैं कि भाई कर्ता के बाद में वॉज का प्रयोग किया जाएगा, कर्ता के बाद में ही जो है सहायक्रिया आती है। पहला ऑप्शन इसलिए कट जाएगा क्योंकि सहायक्रिया पहले आ गई, कर्ता बाद में आया है, इसलिए पहला कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो टोल्ड की वजह से कट जाएगा, और यहाँ पर एम लगा है इस वजह से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल वाले जो वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव को साधारण वाक्य एसर्टिव बना दिया जाता है, यानी कि इंटरोगेटिव वाले वाक्य को साधारण वाक्य में सिंपल में चेंज कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए 15 नंबर देखिए, कह रहा है भाई इरोनमस, इरोनमस का एंटोनिम क्या होगा। तो पहले इरोनमस का अर्थ पता होना चाहिए। तो इरोनमस का अर्थ होता है बहुत बड़ा या फिर बहुत विशाल। कोई भी चीज बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, जो चीज बहुत छोटी हो। ह्यूज का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा, कहते हैं ह्यूज 6 मारा है यानी कि बहुत ही बड़ा। ठीक है, ग्रेट का अर्थ होता है कि बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा। ठीक है, मैसिव का अर्थ यही होता है कि भाई मैसिव मतलब बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए हम मैसिव का प्रयोग करते हैं। टिनी का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा छोटा के लिए हम टिनी का प्रयोग करते हैं, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मॉडल। यहाँ पर आपको मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल सही है, कौन सा मॉडल यहाँ पर लगेगा। यू डैश नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, तुमको इन इलेक्ट्रिक वायर्स को कभी नहीं छूना चाहिए, यानी फोर्सली मना कर रहे हैं।
ठीक है ना, फोर्सफुली मना कर रहे हैं कि नहीं छूना है तुमको, ठीक है। तो जहां पर भी फोर्सफुली मना किया जाए वहां पर हमेशा हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। एमपी ग्रुप 4 में पूछा गया है। तो जहां पर अनिवार्य निषेध दिया गया हो, अनिवार्य रूप से मना किया गया हो या फिर गंभीर चेतावनी लिखी हो, वहां पर मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यहां पर मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल, ये बहुत पूछा जाता है, एमपीएसआई प्री में भी पूछा गया है, एमपी ग्रुप 4 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो फ्यूटाइल का अर्थ होता है जो चीज खराब हो गई हो या फिर इस्तेमाल करने योग्य ना हो या बिल्कुल बेकार हो गई हो। आपसे इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं, यानी इसका समानार्थी क्या होगा। तो ये होता है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का अर्थ होता है जिसका कोई फल ना मिले, ठीक है। तो फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ या फिर निष्फल, इसका पर्यायवाची फ्रूटलेस हो जाएगा। फ्रूटलेस का भी अर्थ होता है कि किसी मतलब का नहीं हो, ठीक है। यूजफुल का अर्थ क्या होता है कि भाई काम की चीज है। प्रोडक्टिव का अर्थ क्या होता है, भाई उपजाऊ चीज है। इफेक्टिव का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रभावशाली चीज है। ये तीनों तो जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे फ्यूटाइल के, लेकिन समानार्थी आपसे पूछा है तो ये आपका फ्रूटलेस हो जाएगा। आगे बढ़िए। 18 नंबर कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरिए। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर डैश प्रेजेंट, यानी ना केवल स्टूडेंट यानी कि ना केवल छात्र लोग बल्कि टीचर भी वहां पर उपस्थित थे। तो ध्यान रखना, नॉट ओनली के साथ में हमेशा पहली बात तो बट ऑल्सो लगता है, ये ध्यान रखना, इसका पेयर रहता है। दूसरी बात, नॉट ओनली के साथ में जो सहायक क्रिया लगती है वो बट आल्सो के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो बट आल्सो के पास में क्या है, टीचर, और ये टीचर क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर एस तो लगा नहीं है, टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, तो अपनी जो सहायक क्रिया लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो सिंगुलर दिया है। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, यानी कि केवल सिंगुलर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बाद लगेगा। यानी ना केवल छात्र लोग आए थे बल्कि शिक्षक भी साथ में आया था, तो ये सिंगुलर हो जाएगा आपका। एमपी ग्रुप 4 में पूछा गया है। चलिए भाई 19 नंबर पर देखते हैं। और ध्यान रखना, नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो ही लगा हुआ मिलेगा आपको, ये वाला भी एरर पूछ सकते हैं। अगला है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी करेक्ट प्रोनाउन आपको चुनना है। यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा, ही इज द मैन, ये वही व्यक्ति है डैश आई नो इज वेरी ऑनेस्ट, यानी कि जिसको मैं जानता हूं कि वही व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो बताइए ऑनेस्ट के साथ में क्या लगाते हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल बताइए, ऑनेस्ट के साथ में कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुके हैं, एमपीएसआई में भी हमने आपको समझाया था कि ऑनेस्ट के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो देखिए एक नियम है, किसी व्यक्ति को अगर आप पहले से जान रहे हो, अगर आप पहले से जान रहे हो उस व्यक्ति को, तो हमेशा उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। अगर वो कोई वस्तु है तो उसके साथ में हमेशा विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम पहले से जानते हैं, तो हु का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। हु इज ऑनेस्ट, आई नो यहाँ केवल एक अतिरिक्त क्लॉज है, या आई नो को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, यानी कि मैं उस व्यक्ति को पहले से जानता हूं। और अगर आप किसी को पहले से जान रहे हैं यानी कि आप उससे रिलेटेड हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा हु का प्रयोग किया जाएगा अगर वो सजीव व्यक्ति है। और अगर वो निर्जीव कोई चीज है यानी कोई वस्तु है या फिर कोई टेबल कुर्सी ये सब है, तो उसके लिए हम हमेशा विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला, दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है डैश ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो कैसा है, ईमानदार है। तो ध्यान रखना, दो और ऑल्दो के साथ में हमेशा येट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर येट आ जाएगा। ये देखो एक वो वाला आ गया, मतलब जो पेयर वाला आता है, तो अभी आपको पता था नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है। इसी तरह से दो या फिर ऑल्दो के साथ में हमेशा येट का प्रयोग किया जाता है। तो दो या ऑल्दो के साथ में हमेशा येट का जोड़ा बनता है, या फिर केवल अल्पविराम, यानी या तो आप कॉमा लगा दीजिए केवल, या फिर येट लगा दीजिए, दोनों यहाँ पर काम करेगा। एमपी ग्रुप 4 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये रहे आज के आपके 20 प्रश्न। कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहले तो आप कमेंट कर दो, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास में लगातार सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पहुंचते रहे, ठीक है ना। अब जैसे 4-4 क्लासेस हो जाएंगी, 5-5 क्लासेस हो जाएंगी, मतलब कि एक सब्जेक्ट की एक क्लास, एक सब्जेक्ट की क्लास, तो जैसे ही पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का, उसको एक साथ में कंपाइल करके हम एक प्रैक्टिस सेट बना देंगे और उसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से 2-2 पूरे हो जाएंगे तो 2-2 का बना देंगे, है ना। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट कराते चलेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको शेयर करना है और आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका जीके जीएस का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आएगा शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।